नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वामित्र वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, अभी हम व्यवहारवाद का मूल्यांकन करेंगे। व्यवहारवाद की प्रमुख आलोचनाएं क्या है और इसका राजनीतिक विज्ञान विषय में क्या महत्व है। तो देखिए, अभी तक हमने व्यवहारवाद का आगमन हमारे विषय में कैसे होता है, व्यवहारवाद की अभिप्राय परिभाषा क्या है और व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषताएं या इसके आयाम या इसकी बौद्धिक आधारशिलाएं क्या है, इस पर हमने चर्चा की थी। अब हम आते हैं व्यवहारवाद का मूल्यांकन। इसमें इसकी हम आलोचनात्मक पक्ष को देखते हैं। देखिए, हमें पता है कि दूसरे महायुद्ध के बाद व्यवहारवाद एक क्रांति के रूप में हमारे विषय में आती है। यह एक एकेडमिक मूवमेंट या शैक्षणिक आंदोलन के रूप में प्रस्तुत होता है और इसका जो परम लक्ष्य था वो राजनीतिक विषय को, राजनीतिक शास्त्र को विज्ञान के समकक्ष लाने का प्रयास था। तो इसकी आलोचना को अगर हम देखते हैं तो देखिए, असाहित्यिक भाषा, यानी जो व्यवहारवादी जो वैज्ञानिक है उन्होंने कॉम्प्लेक्स बना दिया इसको। यानी इसमें जो व्यवहारवादी जो लेखन है, जितने भी राइटिंग वर्क्स हुए हैं व्यवहारवाद के संदर्भ में, जितने भी रिसर्च हुए हैं, उनमें उन्होंने जो लैंग्वेज का जो जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया वो बहुत ही असाहित्यिक रही है। देखिए, राजनीतिक विज्ञान विषय को जो अध्ययन करते हैं, जो अध्यापन करते हैं तो उनके सामने ये सबसे बड़ा प्रश्न था कि ये बहुत ही नीरस इसकी लैंग्वेज रही, बहुत ही असाहित्यिक भाषा रही, जो बहुत ही असुंदर और अरोचक सिद्ध हुआ। तो ऑटोमेटिकली जो है इसके प्रति लोगों का रुझान रहा नहीं। कारण उसकी असाहित्यिक भाषा थी, नए शब्द थे, नई शब्दावलियाँ थी जिनका लेमन को समझ में आना बहुत मुश्किल था। तो यह एक तरह से इसकी एक कमी रही है। इसके बाद हम आते हैं अत्यधिक शब्दाडंबर, यानी इतना आडंबर शब्दों का इसमें था, इतने नए वर्ड्स, इतने टिपिकल वर्ड्स, इतनी भारी भरकम शब्दावली कि सामान्य व्यक्ति इसको समझने में बिल्कुल असक्षम रहा। देखिए, हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए सरल हो। सरल होने से हम उसके लक्ष्यों को ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। जब इतने लिटरेरी वर्ड्स, इलिटरेरी वर्ड्स वहाँ आ रहे हैं, इतने ज़्यादा वहाँ पर वोकेबलरी रिच हो रही है और ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग वहाँ पर हो रहा है कि सामान्य जन, सामान्य राजनेता या सामान्य व्यक्ति को इसको समझ ही नहीं पा रहा है। केवल और केवल जो व्यक्ति, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट उस शब्द को जो गढ़ रहा है, बना रहा है, केवल वही उसको समझ पा रहा है। तो ये अपने आप में उसकी एक बहुत बड़ी आलोचना है। जैसे डॉक्टर SP वर्मा साहब ने कहा है कि तटस्थता और निष्पक्षता प्राप्त करने के लिए अनुभववादी सिद्धांतवादियों ने एक नया उलझाने वाला और फूहड़ शब्द जाल आविष्कृत कर लिया है। ये जो है SP वर्मा कहते हैं, और जैसा कि इससे पता भी चलता है कि ये केवल एक सुनहरे शब्द जाल का काम करता है। ये एक ऐसा जाल बना रहा है जो लगता बहुत सुंदर है, दिखता बहुत अच्छा है, लेकिन वास्तव में ये सामान्य लोगों के लिए, सामान्य राजनीतिज्ञों के लिए इनके शब्दों का उपयोग एक तरह से रिलेवेंस इनका नहीं था। इसके बाद में आते हैं राजनीतिक व्यवहार की धारणा गलत। यानी व्यवहारवादियों ने जो मनुष्य की राजनीतिक धारणा का जो निर्माण करते हैं, जो धारणा वो इनके संदर्भ में बनाते हैं, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखिए, वह मनुष्य के व्यवहार के नियमित गुणों का अध्ययन करता है। जैसे एक मनुष्य एक सिस्टम में कैसे कार्य कर रहा है, उसका वो तथ्यात्मक अध्ययन करते हैं और उसके आधार पर वो सामान्य सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। जबकि देखिए कि मनुष्य का व्यवहार वर्सेटाइल होता है, हमेशा एक जैसा नहीं होता है, उसका व्यवहार बदलता है, उसका स्वभाव परिवर्तनशील होता है।
तो ऐसी स्थिति में उस मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार के बारे में कोई सामान्य निष्कर्ष प्राप्त करना या उसको जनरलाइज करना ये असंभव सा कार्य है। तो उन्होंने जो मनुष्य के व्यवहार को जो एक ही तरह से देखने की कोशिश की है वो जो है वो गलत है। और जैसा कि वे मनुष्य के व्यवहार में मुख्यतः सामान्य एवं नियमित गुणों का ही अध्ययन करते हैं। मनुष्य कभी कभी लीक से हटकर भी अपनी बात को रखता है, कभी कभी एकदम उसके स्वभाव में या उसके कार्य में या उसके विचार में अचानक परिवर्तन भी हो जाते हैं। उन चीज़ों को वो वहाँ पर महत्व नहीं देते हैं। तो यह भी इसकी एक आलोचना है और इसीलिए आलोचक जो है व्यवहारवादियों को जो है सामान्य नियम खोजने वाले नॉमोथेटिक पर्सन भी कह देते हैं। इसके बाद देखिए इसकी एक और आलोचना कि राजनीतिक विज्ञान विशुद्ध विज्ञान नहीं हो सकता। इसमें देखिए कि व्यवहारवादियों का जो प्रमुख लक्ष्य था वो इस विषय को विज्ञान के समकक्ष लाना था, विशुद्ध विज्ञान बनाना था। देखिए यहाँ पर जो है जो इस विषय का या इस विषय का जो मुख्य जो फैक्ट है, जो तथ्य है या जो कर्ता है वो मनुष्य है। और क्योंकि मनुष्य का व्यवहार बदलता रहता है, स्वभाव उसका परिवर्तनशील होता है, तो और उन्होंने जो है इस विषय को विज्ञान बनाने के आधार स्तर पर जिस वस्तु को वो रखता है वो है मनुष्य के स्वभाव या मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करना। तो अब हम इस बात को समझ सकते हैं कि जो मेन जो मैटर है इस विषय को विज्ञान बनाने का, जिसके ऊपर प्रयोग परीक्षण किया जाना है, एक्सपेरिमेंट किया जाना है, उसका खुद का स्वभाव परिवर्तनशील है। तो जब उसका नेचर ही परिवर्तनशील है उस मैटर का, तो उस मैटर के ऊपर आधारित हम रिसर्च कैसे कर पाएंगे? और यदि रिसर्च हम करेंगे तो वहाँ कोई एक जनरल आइडिया डेवलप ही नहीं हो सकता। उसके स्वभाव का जनरलाइजेशन करना असंभव सा है। ठीक है, कुछ विषयों में या कुछ परिस्थितियों में वो एक जैसा व्यवहार कर सकता है, लेकिन जो विशुद्ध विज्ञान है उनमें तो जो पदार्थ होता है उसका नेचर बिल्कुल एक जैसा होता है। हाइड्रोजन का जो नेचर है, जो ऑक्सीजन का जो नेचर है, जो नाइट्रोजन का जो नेचर है वो एक सा रहेगा, चाहे कोई भी परिस्थिति हो जाए, चाहे कैसा कुछ भी उनके सामने उस लेबोरेटरीज में कुछ भी हो, उनका जो नेचर है उस नेचर के अकॉर्डिंग ही वो एक्शन रिएक्शन करेंगे। लेकिन मनुष्य के व्यवहार के संदर्भ में ऐसा नहीं है। जो विज्ञान की प्रयोगशाला की जो मूल विषय वस्तु मनुष्य है उसको हम एक सीमा में या उसको एक दृष्टिकोण से हम नहीं देख सकते। उसके व्यवहार का परिवर्तनशील होना वो अपने आप में उसकी सर्टेनिटी को कम करता है। इस प्रकार जो है राजनीतिक विज्ञान को हम विशुद्ध विज्ञान के दृष्टिकोण से नहीं देख सकते हैं। व्यवहारवादी इस तथ्य को भुला देते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान में बहुत बड़ा अंतर है। दोनों के तथ्यों में अंतर है, दोनों के लक्ष्यों में अंतर है, दोनों के पदार्थों में अंतर है। तो इस प्रकार जो है जैसे हम जानते हैं कि मनुष्य का स्वभाव जो है जटिल है, परिवर्तनशील, उसको समझना इतना आसान नहीं है। तो वो जो प्रयोग परीक्षण जो इस लेबोरेटरी में होने वाले हैं वो बिल्कुल गलत सिद्ध होंगे। जैसा कि कॉल पोपर ये कहते हैं कि राजनीतिक वैज्ञानिकों की भविष्यवाणियाँ अगर मगर की स्थिति से आगे नहीं जा सकी। तो देखिए, जब मनुष्य का व्यवहार परिवर्तनशील है, उसके आधार पर विशुद्ध विज्ञान बन ही नहीं सकता, तो भविष्यवाणियाँ कैसे संभव है? तो इस प्रकार व्यवहारवाद की यह भी आलोचना की जाती है कि यह विशुद्ध विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इसके बाद हम आते हैं व्यवहारवाद की अनावश्यक पद्धतियाँ। यानी व्यवहारवाद में पद्धतियों पर बहुत जोर दिया गया, खूब सारी नवीन अध्ययन पद्धतियाँ, नई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, उसकी रिलेवेंसी पर महत्व नहीं दिया गया। पद्धति इनके लिए महत्वपूर्ण रही, लेकिन उसका परिणाम क्या है उस परिणाम के बारे में इनका कोई लेना देना नहीं था। परिणाम क्या आ रहा है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए तो तथ्य महत्वपूर्ण है, हमारे लिए मेथड्स महत्वपूर्ण है, हमारे लिए वोकेबलरी महत्वपूर्ण है। ये बात व्यवहारवादी कर रहे हैं।
तो वास्तव में जो सोशल साइंस की जो रिलेवेंसी है, वो रिलेवेंसी गुड लाइफ के इर्द गिर्द होनी चाहिए, सज्जीवन के चारों तरफ घूमनी चाहिए। तो उनको सज्जीवन से या उसकी प्रासंगिकता से कोई महत्व नहीं था, उनको पद्धतियों से महत्व था, उनको तकनीकों से मतलब था, उनको नवीन प्रणालियों से मतलब था। तो यह इसकी एक आलोचना की जाती है। इसके बाद देखिए, एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है जो आलोचना का, वो है मूल्य निरपेक्षता। देखिए, मूल्य निरपेक्षता कैसे संभव है? मनुष्य में और मशीन में फ़र्क है, और राजनीति विज्ञान एक समाज विज्ञान की शाखा है, और इसका जो लक्ष्य है वो मनुष्य के जीवन को अच्छे से अच्छा बनाना है। तो इसमें हम हमारे खुद के जो विचार है, जो समाज वैज्ञानिक होता है, वो समाज वैज्ञानिक कभी भी अपने विचारों से इतर नहीं जा सकता। वो बियॉन्ड खुद को किसी भी घटना परिघटना या रिसर्च से अलग नहीं कर सकता। वो वहाँ इन्वॉल्व होता ही होता है जिस रिसर्च को वो कर रहा है। जैसे कि जब कोई शोधकर्ता अपना शोध प्रारंभ करता है, कोई रिसर्च करता है, तो उस रिसर्च के सिलेक्शन में ही उसका अपना एक आइडिया होता है, उसका विचार होता है। वह उसके जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट के या जो सोशल साइंटिस्ट है, उसके खुद के जो विचार है, खुद के इंटरेस्ट है, और खुद की जो धारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, खुद की जो जिज्ञासाएं हैं, वो उनसे 100% 100% प्रभावित होता है। तो बताइए कि कैसे एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट या एक सोशल साइंटिस्ट अपने मूल्यों से दूर रह सकता है? मूल्य निरपेक्षता यह संभव ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बताइए कि कैसे हम हमारे विषय को प्राकृतिक विज्ञान के समकक्ष ला सकते हैं? कैसे ये प्राकृतिक विज्ञान बन सकता है? प्राकृतिक विज्ञान का जो मैटर होता है वो मूल्य निरपेक्ष होता है, लेकिन यहाँ जो मैटर है, मनुष्य है, वो कभी मूल्य निरपेक्ष हो ही नहीं सकता। जैसा कि लियो स्ट्रॉस खुद कहते हैं कि मूल्य निरपेक्षता का परिणाम गटर की विजय हो सकता है, और यह हुआ भी है, ऐसा लियो स्ट्रॉस कहते हैं। इसके बाद व्यवहारवाद की एक और आलोचना है कि लोकतांत्रिक मूल्य व्यवस्थाओं के प्रतिकूल। देखिए, व्यवहारवादी जो विचारक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने माइक्रो स्टडी पर जोर दिया, यानी सूक्ष्म अध्ययन। यानी वो पॉलिटिकल एलिट्स का अध्ययन करते हैं, वो जनसाधारण का अध्ययन इतना नहीं कर पाते हैं, नहीं वहाँ एक जनरल आइडिया वो डेवलप कर पाते हैं। तो उनका जो फोकस रहा वो पॉलिटिकल एलिट्स पर रहा, वो माइक्रो स्टडी पर रहा। अब माइक्रो स्टडी के जो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं, उन रिसर्च फाइंडिंग्स को हम कैसे मैक्रो लेवल पर, एक बहुत बड़े स्तर पर हम कैसे लागू कर सकते हैं? जब रिसर्च ही हमारा एक पर्टिकुलर छोटे से ग्रुप के ऊपर हो रहा है, उस रिसर्च फाइंडिंग्स को हम कैसे एक बहुत बड़े जनसाधारण के ग्रुप पर हम अप्लाई कर सकते हैं? तो क्योंकि आधुनिक समय लोकतांत्रिक युग का है, हमें जनसाधारण की भावनाओं को, जनता की इच्छाओं को, जनता की जो पसंद और नापसंद है, उनको ध्यान में रखते हुए कार्य करना पड़ता है। और आज का हमारा ये जो वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल यही बात कर रहा है। तो लोकतांत्रिक मूल्यों या लोकतांत्रिक समाजों में व्यवहारवाद बिल्कुल असफल सा रहा है, क्योंकि इनकी माइक्रो स्टडी रही है, न कि मैक्रो स्टडी रही है। इस प्रकार एक और इसकी आलोचना है कि अत्यंत खर्चीली पद्धति भी रही है। यानी देखिए कि बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरी बनी अमेरिका में, शिकागो यूनिवर्सिटी में, खूब सारा इनको गवर्नमेंट के द्वारा फंड्स दिया गया, खूब सारे खर्चे इसमें हुए हैं, लाइब्रेरीज़ बड़ी बड़ी बनी हैं, और खूब सारे प्रयोग हुए, परीक्षण हुए। तो ये इसका खर्च इतना ज़्यादा था कि ऐसा कहा जाता है कि अगर इतना खर्च अगर लोगों के वेलफेयर के लिए किया जाता तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। तो अनावश्यक खर्च इस व्यवहारवादी उपागम पर या हमारे विषय को प्राकृतिक विज्ञान के समकक्ष लाने पर खर्च हुआ, जो उचित नहीं है। इसके बाद देखिए, व्यवहारवादी जो है अन्य पद्धति के महत्व को नकारते हैं। व्यवहारवाद से पहले की स्थिति को हम देखते हैं तो हम पाएंगे कि मूल्यों को महत्व दिया जाता था,
नैतिकता की अपनी एक भूमिका थी, और एक इतिहास के आधार पर हमारे वर्तमान का और भविष्य का निर्माण होता था। और जो परंपराएं जो चल रही है, जो ट्रेडिशंस चल रही है, उनका एक सिस्टम में महत्व होता था। व्यवहारवादी इन सारी पद्धतियों को नकारते हैं। वो दार्शनिक पद्धति को नकारते हैं, वो ऐतिहासिक पद्धति को नकारते हैं, वो अन्य जो लॉजिकल जो मेथड्स है, तार्किक प्रणालियां हैं, उनके में वो महत्व को स्वीकार नहीं करते। तो जबकि हमें पता है कि आज हम जो कुछ भी हैं वो आज के पहले का हमारा अनुभव है, आज के पहले के किए गए हमारे कार्य है। तो वर्तमान को यदि हमें मजबूत बनाना है, अगर हम बनाना चाहते हैं, तो हम जो भूतकाल में जो घटनाएं घटित होती है, जो भूतकाल में जो हमारा अनुभव है, उनको हमें साथ में रखना होगा। हम भूतकाल को इग्नोर करके अगर हम वर्तमान को या भविष्य को मजबूत बनाना चाहते हैं तो ऐसा हमारे लिए संभव नहीं है। हमें सारी अध्ययन पद्धतियों को अपने इस विषय में रखना होगा। सबकी अपनी जगह अपनी अपनी महत्ता है। केवल हम फैक्ट्स बेस पर हम स्टडी नहीं कर सकते हैं, केवल तथ्यों पर आधारित या केवल कुछ वैज्ञानिक पद्धतियों को हम स्वीकार करके अगर हम ये सोचते हैं कि हम एक ऐसा विषय बना लेंगे जिसमें समाज की सारी, राज्य की समस्त समस्याओं का समाधान होगा, तो ऐसा संभव नहीं है। सारी पद्धतियों का हमारे यहाँ पर महत्व होता है। इसके बाद देखिए कि व्यवहारवादी जो है नीति निर्माण के संदर्भ में असफल रहते हैं। देखिए, जब कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम या कोई भी राजा नीति का निर्माण करता है तो नीति के निर्माण में वो केवल अनुभव आधारित दृष्टिकोण को काम में नहीं ले सकता। यानी जब कोई भी नीति बनती है, नियम बनता है, तो उसमें अनुभव के साथ साथ जो तथ्य सामने हैं उनके साथ साथ हमें एक नैतिकता के दृष्टिकोण को भी रखना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी राष्ट्र जो है उसके लिए डेवलपमेंट करना या उसका विस्तार होना या उसका विकास होना एक बिल्कुल उचित है किसी भी राष्ट्र के लिए। लेकिन इस प्रोग्रेस के लिए अगर हम किसी अन्य राष्ट्र पर आक्रमण कर दें और बहुत जन धन की हानि हो, भले ही हमें विजय प्राप्त हो जाए, लेकिन क्या ये उचित है? क्या एक राष्ट्र को ऐसी नीति बनाना उचित है? वो केवल तथ्यों के आधार पर नीति नहीं बना सकता। वहाँ एक नैतिकता का पुट होगा, एक दृष्टिकोण होगा कि क्या होना चाहिए। हम जो नीति बना रहे हैं, जो कानून बना रहे हैं, क्या उसमें ऐसा होना चाहिए? हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो वहाँ जो नैतिकता का जो दृष्टिकोण है वहाँ वो चला जाता है। जब हम विशुद्ध विज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, जब हम व्यवहारवादियों के चश्मे से यदि परिस्थितियों को देखते हैं, तो हम उस नैतिकता को इन्वॉल्व नहीं कर पाते। जबकि राजनीति के लिए, राजा के लिए, राज्य के लिए नैतिकता का होना बहुत आवश्यक है। जैसा कि गांधी जी खुद कहते हैं कि सिद्धांत विहीन राजनीति का कोई महत्व नहीं। ऐसा राज्य या ऐसा राजा जिसके लिए नैतिकता का कोई मूल्य नहीं, वो राज्य कभी भी सुखी और समृद्ध नहीं रह सकता। इसके बाद में जो है सबसे बड़ी जो भूल व्यवहारवादियों की वो है मनुष्य के व्यवहार को समझना। मनुष्य के व्यवहार को समझना और उसका मेजरमेंट करना, वो एक तरह से असंभव सा कार्य है। हम किसी भी मनुष्य के व्यवहार को माप नहीं सकते। किसी भी मनुष्य के व्यवहार के संदर्भ में ये भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि ये ऐसी परिस्थिति होगी तो इसका व्यवहार या इसका जो रिएक्शन है वो ऐसा होगा। एक छोटा सा एग्जांपल हमारे सामने है कि फर्स्ट डिवीज़न आने पर जितनी खुशी होती है, क्या पास होने पर उतनी खुशी होगी? यानी देखिए कि फर्स्ट डिवीज़न आने पे ज़्यादा खुशी होनी चाहिए कंपैरेटिवली पास होने के दृष्टिकोण से। नियम तो यही बनता है, व्यवहारवादी के दृष्टिकोण से तो यही है कि फर्स्ट डिवीज़न आने वाला स्टूडेंट जो है ज़्यादा खुश होगा कंपैरेटिवली जो केवल पास बाय ग्रेस मार्क्स हो रहा है। तो देखिए एक छोटा सा उदाहरण है कि एक बच्चा जो 3 साल से लगातार फेल हो रहा है, वो स्टूडेंट, वो बच्चा अगर पास होता है और एक स्टूडेंट जो लगातार फर्स्ट डिवीज़न आ रहा है वो भी फर्स्ट डिवीज़न आ रहा है, तो दोनों में से कौन ज़्यादा खुश होगा? ये मनुष्य के स्वभाव की परिवर्तनशीलता है कि जो लगातार फेल हो रहा है, अगर वो पास बाय ग्रेस मार्क्स भी हो जाता है तो उसके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। तो उसकी खुशी का जो पैरामीटर है, उसको जो
जो मापते हैं वो हमारे पास एग्जैक्ट नहीं है कि कौन सी परिस्थिति में व्यक्ति कितना खुश होगा, कितना दुखी होगा, कितना वो गुस्सा होगा, किस परिस्थिति में वो कैसे निर्णय लेगा, ये हमारे लिए हम उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते। और सारा का सारा व्यवहारवादी जो चिंतन है वो इस मनुष्य के व्यवहार को समझना, इसको मापना, इसके बारे में भविष्यवाणी करना, इस पे टिका हुआ है। तो अब बताइए कि कैसे हम व्यवहारवादी दृष्टिकोण को हमारे विषय के लिए उपयुक्त समझ सकते हैं। तो इन आलोचनाओं के माध्यम से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि व्यवहारवादियों का यह एक असफल प्रयास था राजनीति विज्ञान को विज्ञान के समकक्ष लाने का। लेकिन जब व्यवहारवादी दृष्टिकोण का हम मूल्यांकन करते हैं तो केवल हमें इसके आलोचनात्मक पक्ष को नहीं देखना है, इसका पॉलिटिकल साइंस में एक इम्पोर्टेंस भी है, इसका राजनीतिक विज्ञान में एक महत्व भी है। अगर इसके योगदान को हम देखते हैं तो हम ये पाएंगे कि यह एक ऐसा प्रयास है जिसने हमारे विषय को विज्ञान के समकक्ष लाके खड़ा किया। इसने हमारे विषय को व्यापक बनाया, इसने हमारे विषय को नई दिशा दी, नए आयाम दिए, नई विषय वस्तु प्रदान की, नई अध्ययन पद्धतियाँ दी। ये सब कुछ जो है ये किसका परिणाम है? ये केवल और केवल शिकागो यूनिवर्सिटी के द्वारा किए गए इस प्रयास का परिणाम है। जैसे अगर इसके योगदान को अगर हम और समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि इस व्यवहारवाद के कारण हमारा विषय एक नवीन राजनीतिक विज्ञान की श्रेणी में आता है। इसके कारण जो है राजनीतिक विज्ञान के साहित्य में बढ़ोतरी होती है, इसका साहित्य व्यापक होता है और इसने जो है जो राजनीतिक संस्थाओं के जो औपचारिक अध्ययन थे उस औपचारिक अध्ययन को चुनौती देने का परिणाम यह हुआ कि हमारे सिस्टम के औपचारिक जो स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है, उसके साथ साथ जो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स है उनका भी अध्ययन शुरू होता है। जो निगमनात्मक प्रणाली जो थी उसकी आलोचना होती है, उसकी जगह जो है एम्पिरिकल या अनुभवात्मक प्रणाली हमारे सम्मुख प्रस्तुत होती है। वो केवल और केवल जो है व्यवहारवादी क्रांति के परिणाम स्वरूप हमारे सामने आती है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान रहा वो योगदान है मतदाता के व्यवहार का अध्ययन करना। आज देखिए विश्व में लगभग सभी जगह डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, यानी देखिए आप कि ऐसे लोकतांत्रिक राज्यों में सबसे जो महत्वपूर्ण जो यूनिट होती है वो यूनिट है मतदाता। आज मतदाता के व्यवहार के आधार पर व्यवस्थाएं डिसीजन मेकिंग करती है, पॉलिसी मेकिंग, नीति निर्माण, निर्णय निर्माण, ये सब जो है केवल और केवल जो है हमारे इस मतदाता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तो जो जनसाधारण है उसकी साइकोलॉजी को समझना ये एक शासन व्यवस्था के लिए, गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है और ये जो है केवल व्यवहारवाद के कारण हमारे सामने आता है। देखिए व्यवहारवाद ने एक नई राजनीतिक दुनिया की शुरुआत हमारे सामने की है यानी इसके कारण जो है नवीन एनालिटिकल अप्रोच हमारे सामने आते हैं, नई तकनीकें हमारे सामने आती है, नई विधियां हमारे सामने आती है। हमने जो है माइक्रो स्टडी शुरू की और कहीं ना कहीं जो माइक्रो स्टडी जो है कहीं ना कहीं हमारे जो है मैक्रो स्टडी या जो व्यापक स्तर पर जो अध्ययन होता है उसका आधार बनता है। हमारे विषय में जो है इंटरडिसिप्लिनरी या अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन जो शुरू होता है वो व्यवहारवाद के बाद शुरू होता है। जैसे इसमें हमने मनोविज्ञान को इंक्लूड किया, इसमें हमने समाजशास्त्र को इंक्लूड किया, अर्थशास्त्र, अर्थात समाज विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं उन सभी शाखाओं का अध्ययन जो है इस व्यवहारवादी क्रांति के परिणाम स्वरूप हमारे सामने आता है। इस प्रकार जो है डेविड ईस्टन स्वयं ये कहते हैं कि व्यवहारवादी उपागम संपूर्ण समाज विज्ञानों में विश्लेषणात्मक एवं व्याख्यात्मक सिद्धांत का सूचक है। ये डेविड ईस्टन खुद ये कह रहे हैं। इस प्रकार व्यवहारवाद ने जो है राजनीति का विज्ञान, साइंस ऑफ पॉलिटिक्स बनाया है और इसने राजनीति में सुधार किया है, इसने मूल्यों और आदर्शों को भी इसने महत्व दिया है और
उसके बाद इसने जो है तथ्यों की बात करके हमारे इस मूल्य और आदर्श पर आधारित जो हमारा विषय है उसको यथार्थ के धरातल पर लाकर खड़े करने का जो कार्य है वो राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवाद ने किया है। व्यवहारवाद ने जो है क्या होना चाहिए से हमारा ध्यान हटाकर क्या है उस पर फोकस किया। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि व्यवहारवाद जो है हमारे विषय के लिए एक महत्वपूर्ण आंदोलन सिद्ध हुआ है। यद्यपि इसमें कुछ आलोचनाएं हैं, लेकिन इसके महत्व को हम अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके महत्व के कारण ही हमारा जो राजनीतिक सिद्धांत जो आज की स्थिति में जो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी जो डेवलप हो रही है, उस मॉडर्न या आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण आधार है वो व्यवहारवाद का है, व्यवहारवादी क्रांति का है। इस प्रकार हम व्यवहारवाद को समझ सकते हैं। धन्यवाद।